हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक। हमेशा की तरह आज आप कुछ नया चीज सीखिएगा, कुछ नया जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ सके। और आज का मैं मजेदार टॉपिक पढ़ा रहा हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मादा जनन तंत्र। और इससे पहले मैंने नर जनन तंत्र का पूरा वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देख रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके जरूर देख लें। ओके, तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा मादा जनन तंत्र के बारे में। ये बहुत हार्ड नहीं है, कुछ ज्यादा उलझा हुआ नहीं है, बस थोड़ी सी साथ चाहिए आपका मेरा और ये पार हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह भी एक प्रकार का जनन तंत्र है। देखिए, हम इंसानों में टू टाइप्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। मेल में, पुरुषों में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और महिलाओं में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इन दोनों का सहयोग ना मिलेगा तो किसी भी यंग वंश को, किसी भी एक नए संतान को जन्म देना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनके बिना ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, हम लोग धरती पर जन्म लिए एक संतान को दूसरे संतान में इंफॉर्मेशन को देने के लिए, हम अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, ये सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब ऑर्गन्स नहीं होंगे और ये सब ऑर्गन्स अलग अलग वर्क नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इनका सबसे बड़ा वर्क क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानते हैं। ये आपको मैंने छोटा सा डायग्राम बना कर रखा है यहाँ पर। इसमें आप देख रहे हैं फॉन्स, एग, ओवरी, यूटेरस, सर्विक्स, बर्थ कैनल, वर्जाइना, मेटामेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यूरेट्रिन कैविटी, फॉलोपियन ट्यूब, ये सब है क्या। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फॉन्ट से। ये फॉन्ट्स क्या है? फॉन्ट्स जो है ये डोम साइज का होता है। डोम मतलब कि उबड़ा हुआ, ठीक है, गुंबद जैसा, ठीक है, गुंबद जैसा पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसका काम क्या है? ये वहां ये मतलब ये फिर फॉलोपियन नलिका को बनाने का काम करता है। ये फॉलोपियन नलिका का जो साइज होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है। फॉलोपियन नलिका का जो ये सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और ये वही पार्ट्स है, याद रखिए, ये वही पार्ट्स है जहां पर एग और स्पर्म जो होता है आपस में मिलकर मिलता है और जायगोट का रूप लेता है। जायगोट का रूप लेता है, ये वही पार्ट्स है, ठीक है। ये यहीं पर निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसी जगह पे होती है, यही वो एग है। तो ये 12 सेंटीमीटर का कैनल जो होता है, जिसको हम फॉलोपियन नलिका बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये 12 सेंटीमीटर का होता है। और यहीं से एग ट्रांसफर होकर आगे की ओर बढ़ता है। चलिए, अब आता है, इसके आगे बढ़ते हैं, ये एग के बारे में बता दिए। अब ये ओवरी है, ये वह भाग है जिस भाग में एग जो होता है बनता है। अब सर ये एग किस एज में बनता है, माना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस उम्र में एग बनता है? आपको मैं आज हमेशा की तरह एक हैरानी वाला पॉइंट बताने जा रहा हूं। ये एग जो होता है, जब बच्चा, अगर वो लड़की है, अगर वो मां के पेट में रहेगी, ओके, ध्यान से सुनिएगा, जब उसका जन्म होने वाला रहेगा अप्रोक्स, जब मान लीजिए आप कि 8 वीक्स में, ठीक है, 8 मतलब 8 सप्ताह के अंदर बच्चा जो मां के पेट में होता है उसके मतलब प्राइमरी ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और प्राइमरी ऑर्गन्स में यह भी आता है, एक ऑर्गन्स के रूप में होता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सारे कुछ बनना स्टार्ट हो जाता है कुछ हद तक, उसमें ये भी होता है। तो जब बच्चा डेवलप हो जाता है फुल्ली, तो उसके अंदर अनमैच्योर्ड, ठीक है, अनमैच्योर्ड एग उसके अंदर डेवलप होने लगता है, ठीक है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। याद रखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल, यही पॉइंट है। ये ओवरी है जहां पर एग तैयार होता है। ये ग्राफियन फॉलिकल वह पॉइंट है। ये क्या होता है? बच्चा मां के पेट में, जब वो लड़की रहेगी, मां के पेट के अंदर में ही वो एग जो होता है उसके अंदर पहुंच जाता है। ग्राफियन फॉलिकल का मतलब होता है अर्ध परिपक्व अंडाणु, मतलब आधा पका, विकसित नहीं होता है, वो डेवलप नहीं होता है। जब वो डेवलप होगा, कब होगा डेवलप? जब बच्चा का जन्म हो जाएगा, बच्चा बड़ा होगा, और जब बच्चे की उम्र 11 से 12 साल के रेंज में आएगी। जैसे पहले कहा जाता था कि लड़कियां अगर 13 से 14 साल की होती है तब उन्हें प्यूबर्टी आता है,
ठीक है, लैंगिक परिपक्वता अर्थात जनन की क्षमता करने की क्षमता उनमें आ जाती है। लेकिन समय थोड़ा चेंज हो रहा है, हम सभी को पता है। तो इस समय के बदलते दौर के साथ साथ क्या हो रहा है, लड़कियों में भी महिलाओं में भी रिप्रोडक्शन की क्षमता कुछ कम हो रही है। ओके, इसके आधार पर तो ये पहले था 13 से 14 साल था, अब 10 से 11 साल के रेंज में माना जाता है। अब इसको 11 से 12 भी कर सकते हैं, तो 11 से 12 मेन करना बेटर होगा। तो उस समय जब वो 11 से 12 साल की उम्र में आ जाती है, तब ये एक जो होता है मैच्योर होने लगता है। ठीक है, और मैच्योर होने लगता है तो ये फिर अपना प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, जिससे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। चलिए उतना भी समझेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, एक भी चीज छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आज आप सीख के जाओगे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। आज तक आपको बहुत खिचड़ी पका होगा, आज खिचड़ी को एकदम खिला देंगे, टेंशन मत देना, देखो मजेदार से सीखोगे। ठीक है, तो यही वो पार्ट है। अब देखिए ये एक जो होता है, ये 12 सेंटीमीटर का फ्लोपियन नलिका है। जब यहां पर फर्स्ट टाइम इन आपको बताते हैं, जब फर्स्ट टाइम मेल और फीमेल मैटिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम मेल और फीमेल का जब मैटिंग होता है, तो उस टाइम मेल का जो स्पर्म होता है वो लगभग आपको 75 to 200, याद रखिएगा 75 to 200 मिलियन। ओके, इतना स्पर्म एक बार में इंजेक्ट करता है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बट उन सब में कोई एक चैंपियन होता है, हु वन चैंपियन, उसी में से कोई एक चैंपियन होता है। वह चैंपियन क्या करता है, इस एग के साथ, ये एग जो ओवरी से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब में आता है, तो वह इस वर्जाइना के माध्यम से स्पर्म जो होता है यहां तक पहुंचता है। सोच सकते हो 75 to 200 मिलियन फर्स्ट इंजेक्शन में, और उसमें से कोई वन विनर चैंपियन बनता है जो एक के साथ मैटिंग करता है, और एक के साथ मैटिंग करने के बाद उस इस जगह पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब ये भ्रूण बनेगा, कब बनेगा, थोड़ा समय लगेगा, अभी तो चलती है, पार्टी तो चलती रहेगी। आगे बढ़ता है, देखो यहां पर 2 पॉइंट होता है, यहां पर 2 पॉइंट हो रहा है एकदम। पहला पॉइंट क्या हो रहा है, जब इस जगह पर यह एक क्वेश्चन आएगा, आपसे ध्यान से सुनिए, मुझे अभी क्वेश्चन याद आया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मादा जनन तंत्र में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस अंग में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, आपका जवाब पट से निकलेगा, ओपी हेडशॉट की तरह निकलेगा, सर फॉलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। समझा, पट से बोल देना, कोई नहीं काट सकता इस बात को। अरे तू जवाब दे देगा रे मुन्ना, ठीक है, मुन्ना मुन्नी जो भी है सब जवाब दोगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने यहां बता दिया। अब देखो ये फॉलोपियन ट्यूब हो गया। अब उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल के बारे में मैंने बता दिया। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, जिसको बोलते हैं अर्ध परिपक्व होना, मतलब कि एक जब फर्टिलाइज मतलब कि विकसित नहीं होता है, जब छोटे बच्चों में होता है, लेकिन जब उनकी उम्र 11-12 से पार कर जाती है, जब वो प्यूबर्टी की एज में आने लगती है, जिसको टीनेजर्स के रूप में इनका जाना जाता है, उस एज में आते हैं, तो उनके इस जगह पर ये एग बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एग स्टार्ट बनना हो जाता है। अब एग स्टार्ट होता है बनना, तो वो यहां से होते हुए डेवलप होकर, देखो आपको पहले ही पता है, जब बच्चा छोटा रहता है उसको जब खाना पीना खिलाने के लिए, उसको किसी पोषण देने के लिए, उसको किसी चीज की माता पिता के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा होने पर कोई सहयोग नहीं, उसको छोड़ दो, वो अपना खुद घूम फिर के सब काम कर लेगा। उसी प्रकार से एक को पोषण न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम के वॉल के पास आके चिपक जाता है। अगर वो उसके अंदर एग और ओवम दोनों है, तो इस जगह पर, वो इस जगह पर एंडोमेट्रियम वॉल के पास आके वो चिपकेगा, और फिर वो क्या करेगा, इस यूट्रस में एंट्री करके शिशु को डेवलप करेगा। ओके, बट अगर उसको स्पर्म नहीं मिल पाया, मैं एक प्रक्रिया बना दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी बना देता हूं। ठीक है, ये एज जो होता है, ठीक है, इसमें जो एज होता है, मतलब कि एग का डेवलप होकर, पूर्ण विकसित होकर, फिर वह संतान के रूप में बनना, संतान के रूप में तैयार होना, इन सारे प्रक्रिया में टोटल समय लगता है 28 दिन का। ठीक है, 28 दिन का, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको चक्र बना के भी हम समझा रहे हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, देखो तो इस एज में अब यहां पर अगर उसमें एग आ गया,
मतलब कि स्पर्म मिल गया तो वो शिशु का रूप ले लिया, अगर नहीं मिल पाया तो वो यहाँ पे वेट करेगा, इसी जगह पे वेट करेगा, करते करते जब उसको नहीं मिलेगा तो फिर भी ऐसे नहीं, फिर भी वो आके एंडोमेट्रियम के वॉल पे चिपक जाएगा, लेकिन इस जगह उसको कोई स्पर्म तो मिलेगा नहीं। तो इस जगह से वो क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल किसका बना होता है, ये बड़ी सबसे बड़ी सवाल होती है। एंडोमेट्रियम वॉल जो होता है यह म्यूकस और ब्लड सेल का बना होता है, जो इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जोर से जकड़े रहता है, ठीक है, जोर से जकड़े रहता है, ठीक है ना। तो इसी पार्ट में होता है। अब देखो इस पार्ट को जकड़े रहता है, अगर इसको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये पूरे एंडोमेट्रियम वॉल को खींचते हुए कंप्रेस करते हुए बाहर निकाल देता है। तो जिस समय ये कब होता है, 1 to 14 डे तक स्पर्म ओवम इसमें रहता है। अब 15 to 16, 15 and 16 इन दिनों क्या होता है, मतलब 15 से 17 दिन तक, इस 3 दिन के अंतराल में, 3 दिन के अंतराल में क्या होता है, ये एग यहां से डेवलप होके इस जगह के माध्यम से होते हुए यहां पे आके वेट करता है। अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ये क्या करता है, 15 से 16वां दिन 17वां दिन के अंदर ये क्या होता है, इस जगह पर यहां वेट करता है, और नहीं मिला तो बस 18वां दिन से शुरू हो जाता है टूटना, ठीक है। 18वां दिन से टूटते 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 ये करता है, और ये इतनी जोरदार से इसको कंप्रेस करके बाहर निकालता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकलता है, कि इस पीरियड के टाइम महिलाओं लोग को बहुत ज्यादा पेट दर्द, बहुत ज्यादा दर्दनाक स्थिति हो जाती है। तो ये इसी कारण होती है कि एंडोमेट्रियम का वॉल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक फर्टिलाइज करता है तो वो शिशु का रूप ले लेता है, ठीक है। और शिशु का रूप लेते ही, शिशु का रूप लेते ही जब वहां पर वो डेवलप होने लगा एंडोमेट्रियम के वॉल के पास, तो वो क्या करता है, जैसे डेवलप हुआ तो इसमें पीरियड जो होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेवलप होना बंद हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अगर ये फिर से हुआ तो ये पूरा वॉल टूट जाएगा, और वॉल टूटेगा तो डेवलप हो रहा शिशु भी बाहर निकल आएगा ना। इसलिए ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है तब तक जब तक शिशु ये डेवलप न हो जाए। और शिशु जब 9th मंथ के बाद डिलीवरी होता है, शिशु का जब बच्चा का जन्म होता है, तो उस बच्चे के जन्म के 1 या 2 महीने बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट रहता है। ओके, वेरी गुड। अब आइए आपको अब आगे बताते हैं इन सबके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, अब इस एग का यहां पर ओवरी में डेवलप होकर वापस डेवलप होकर फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से स्पर्म के साथ इन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होती है, मतलब बनना, एग का बन के फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से इधर आना, ये पूरी प्रक्रिया ओवुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ओवुलेशन, मतलब हिंदी में कहिए तो अंडोत्सर्जन, ठीक है, अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है ओवुलेशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ओवुलेशन अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी सारा का सारा फंक्शन हम दूर कर देंगे, टेंशन मत लेना। अब इस देखो, इस अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया पे आपको मैंने समझा दिया। देखो, इस समय जो होता है, जब एग डेवलप होते रहता है इस जगह पर, तो इस समय एग को डेवलप करना, ठीक है, याद रखना, फीमेल में एक जोड़ा ओवरी पाया जाता है। कभी इस प्रकार इससे ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, तो कभी इससे होती है, 1 by 1 होता है, होते रहता है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या हमने ऐसे समझा रहे हैं, इसमें ओवरी में ओवम का तैयार होना और फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से इस स्थान पे मतलब फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से होकर एंडोमेट्रियम के वॉल तक चिपकना, इस प्रक्रिया में क्या होता है, 2 टाइप्स के हार्मोन्स वर्क करते हैं। एक काम करता है, कौन सा हार्मोन, पहला हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। कौन कौन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। अब एक और हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको महिलाओं में जो हार्मोन्स होता है 3 टाइप में, लेकिन फिलहाल 2 टाइप के हार्मोन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसी के आगे वीडियो में मैं अभी आज ही बताऊंगा, सब्र करना, थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि एस्ट्रोजन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, यह संकेत देता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब लड़कियां जन्म करने के लिए बन चुकी है, तो उसमें उनके शरीर में कुछ बदलाव आता है। जब तक उनका लैरिक्स
थोड़ा बाहर आ जाता है, मतलब लिरिक्स थोड़ा अंदर चला जाता है, आवाज पतला हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है, थाई मसल बढ़ जाता है, ठीक है, उनके बाल लंबे हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, फेस पर जो पिंपल्स वगैरह का जो कहते हैं ऑयल ग्लैंड्स होता है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, मतलब कम हो जाता है, और कभी कभी किसी में इतनी ज्यादा हो जाता है कि पिंपल्स वगैरह आने लगता है। तो ये दिखने का सबसे साफ आप देख के ही बता सकते हो कि इनके अंदर जो होता है प्योरिटी एज आ गया है इन सभी के माध्यम से। तो ये कौन करता है, ये इसका नाम जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। अब एक को डेवलप करके स्पर्म से मिलाने का काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। भाई उसको एस्ट्रोजन हार्मोन हमको संकेत दिया, ओ भैया इसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता विकास हो गई है, अब आप अपना काम करो। यानी हम लोग काम बांटते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी, मानव के शरीर में भी यही इसी प्रकार से ढेर सारे हार्मोन्स, देखो मैंने पुरुषों के हार्मोन्स के बारे में मैंने बता दिया, बाल आना, दाढ़ी आना, ये सारा कुछ फंक्शन मैंने वहां बता रखा है, ठीक है। जैसे उसके अंदर एक दिन में मेल के अंदर पर दिन, हर दिन लगभग 500 मिलियन स्पर्म जो होता है वो डेवलप होते रहता है, ठीक है। तो वैसे मैं ये सब किसके वजह से तो मैंने बता दिया, वो उस टॉपिक में देख लेना यार, कितना टॉपिक करूं, ये हमारा टॉपिक बर्बाद हो जाएगा नहीं तो ऐसे, ठीक है। तो इसी टाइम अब इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में मैंने बता दिया। अब जब बेबी डेवलप हो जाता है, संतान जब यूटेरस में आके स्टेबल हो जाता है, उसके अंदर लगभग 8 सप्ताह के अंदर उसमें जो अलग अलग ऑर्गन्स विकास करता है, और समय के साथ टोटल 9 मंथ 267 डेज, याद रखिएगा 267 डेज के अंदर, इसको 267 डेज, इसको गैस्ट्रेशन पीरियड भी कहते हैं, भ्रूणावकाश, हिंदी में कहिए तो भ्रूणावकाश मतलब भ्रूण का तैयार होना, बच्चा के रूप में बनना, ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसके बाद जब बच्चा डेवलप होता है, बच्चा का डिलीवरी सही से हो, बच्चा के शरीर का हर एक ऑर्गन सही से बने, उस सब का मतलब देख रेख हो, पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं उसको, वो रुक जाए, तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस वर्क में वहां पर काम करता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही महिलाओं का जो ये पीरियड का जो एंडोमेट्रियम का वॉल जो टूटता है, इसको वो इस दर्द से सहने की क्षमता मिलती है। ये सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। एक कहावत भी है कि, कहावत नहीं, ये फैक्ट है कि एक इंसान, एक हम मतलब कि समझो ना मोटा मोटी, एक लड़कों का, ठीक है, एक लड़कों के अंदर जो हड्डी टूटने की मतलब कि दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता होती है वो कुछ डेल होती है। जैसे कि मान लो ना एक पुरुष जो होता है अपने जीवन काल में लगभग 57, एक कोई भी इंसान अपने जीवन काल में 57 डेल का हड्डी टूटने पे बर्दाश्त कर, मतलब कि बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन एक पुरुष जो होता है वो लगभग 30 से 32 हड्डी टूटने का दर्द बर्दाश्त करेगा, नहीं तो वो मर जाएगा, ठीक है ना। और जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब इस वर्जाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वर्जाइना, बर्थ कैनल के माध्यम से जब एक संतान का जन्म होता है, तो ये उस समय जो होता है लगभग 30 से 40 हड्डी टूटता है। सोचो, इतना हड्डी टूटता नहीं है, मतलब इतनी जैसे हड्डी आपका हम तोड़ दे कितना दर्द होगा, तो ऐसे ऐसे 30 से 40 हड्डी तोड़ दिया जाएगा, उतना दर्द सहकर माँ एक बच्चे को जन्म देती है। सोचो 30 से 40 हड्डी टूटने का दर्द सहकर माँ एक बच्चे को जन्म देती है, और वो बच्चा बड़ा होकर बोलता तुमने मेरे लिए क्या किया है। अगर वो चाहती उतना दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता अगर उसके अंदर होती, नहीं हो पाती, तो वो मर जाती, क्योंकि एक इंसान जो होता है लगभग बहुत ही कम बड़ा, और पुरुष तो इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर पुरुष का 30 हड्डी भी तोड़ दिया जाए तो वो इंस्टेंट मौत मर सकता है, ये संभावना है। लेकिन माँ है तो होती है, जननी होती है, ठीक है, एक नारी होती है, तो नारी का सम्मान करना सदैव सीखना, ठीक है, क्योंकि वह एक जगत जननी है, सबको जन्म देने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात आपको मैंने बता दिया, ये फैक्ट भी समझ लिया, अब जो इसको समझना आप लोग समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए एंडोमेट्रियम मैंने समझा दिया। मेट्रोमेट्रियम क्या होता है? एंडोमेट्रियम का अंदर का वॉल होता है जो यूट्रस जिसका बना होता है। मेट्रोमेट्रियम मतलब यूट्रस ऐसे बना होता है, इसके ऊपर का जो एक पतला सा थिक लेयर होता है, ठीक है, जिसका जो साइज होता है वो 2.5 होता है। मैं आपको सारा का सारा साइज बता देता हूं। ये पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वेट होता है वो लगभग 30 से 40 ग्राम, 30 से 40 ग्राम से, हाँ ग्राम बोल सकते हैं, 30 से 40 ग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेट होता है। अब इसका लेंथ जो होता है वह 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। अब इसका विड्थ के बारे में बात करते हैं तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है, मतलब ये चौड़ा, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है।
अब देखिए इसका जो वॉल होता है, ये थिक वॉल जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबी होता है, थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है, वॉल। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारा फैक्ट इसमें। तो हमको नहीं लगता इसमें कुछ बच रहा है, फिर भी बच रहा है, हम सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। यूरिन कैविटी हो गया, ये वही रास्ता है जिधर से मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है, मतलब कि यूरिया कह लो, पेशाब कह सकते हैं इसको, यूरिन बाहर निकलता है, ये वही रास्ता है, ठीक है, यूरिन कैविटी। चलिए ओके, हो गया। तो सर्विक्स भी हो गया, ये वो पार्ट होता है जहां जिधर से स्पर्म एंटर करता है। ओके, स्पर्म एंटर करने का वही पार्ट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सफाई करनी चाहिए, खासकर सर्विक्स वाला पार्ट्स में, ठीक है। सर्विक्स पार्ट्स के जो बाद का पार्ट होता है उसको वर्जाइना बोलते हैं। वर्जाइना के पास 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं, ठीक है ना, 2 टाइप्स के मसल होते हैं जिसको लीविया माइजोरा और लीविया माइनोरा कहते हैं, ठीक है। तो लीविया माइजोरा सबसे बाहर का पार्ट, पतला पतला परत मांसपेशी होता है, उसको लीविया माइजोरा कहते हैं। और लीविया माइनोरा जो उसके अंदर छोटी छोटी पतली पतली मांसपेशी होती है उसको लीविया माइनोरा कहते हैं। जो दोनों का वर्क क्या होता है, दोनों का वर्क होता है अनवांटेड चीज को अंदर आने नहीं देना। याद रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये लेविया माइजोरा और लेविया माइनोरा टाइप्स के जो मसल होते हैं, इन दोनों मसल का काम है अनवांटेड, जिसको बेकार पदार्थ जिसको अंदर ना आ जाए, इसलिए वो एक पतली सी परत बनाकर रखते हैं इसके ऊपर कि कोई भी चीज अंदर ना एंटर कर सके। ओके, उम्मीद है आपको ये सारा का सारा फंक्शन। ये बर्थ कैनल क्या है? ये बर्थ कैनल वही बर्थ कैनल है जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये बर्थ कैनल के माध्यम से शिशु रूप बाहर निकलता है। ये वही बर्थ कैनल है, बच्चा का जन्म होता है इसी बर्थ कैनल के माध्यम से। और इसी टाइम जो ये वॉल जो डैमेज होता है, जिसमें दर्द होता है, 57 डेल का दर्द होता है, ठीक है, लगभग वही 30-32 हड्डी टूटने का दर्द होता है। तो माँ इसी हड्डी के दर्द को टूटने को बर्दाश्त करते हुए बच्चे को जन्म देती है, फिर भी बच्चे से प्यार करती है। अब देखो इसमें मैंने बताता हूं कि एक माँ अपने पूरे जीवन काल में स्वस्थ बच्चा, अगर उनको बोला जाए कि एक स्वस्थ बच्चा का जन्म दीजिए, तो वो एक माँ अपने पूरे लाइफ टाइम में 35 बेबी को जन्म दे सकती है ओनली। सोचो, एक फैक्ट यहां पे मैं बता रहा हूं, एक और फैक्ट कि एक माँ अपने पूरे लाइफ में जीवन काल में मात्र 35 बच्चे को जन्म दे सकती है। और एक पुरुष अपने पूरे जीवन काल का छोड़ो, एक टाइम का ओनली वन इंजेक्शन का जो पॉइंट है, जिस टाइम उनके स्पर्म बाहर निकालते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, उसका जो कुछ ही हिस्सा होता है 4 से 5 ml होता है एक बार में, ठीक है, 4 से 5 ml होता है। तो वो एक बार में पूरी धरती को बसाने के लिए काफी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। 4 से 5 मिलियन के अंदर, 4 से 5 ml मिलीलीटर के अंदर लगभग पूरी धरती को फिर से बताया जा सकता है, ठीक है। और एक इंसान भी चाहे तो इंसान का भी एक एज होगा ना कि कितना बच्चा को जन्म ये देने की क्षमता है। इंसान में अलग अलग क्षमता होती है, इंसान का अलग है क्योंकि इसका स्पर्म कान होता है और स्पर्म का अलग अलग स्पर्म होता है, एक स्पर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक माँ अपने पूरे जीवन काल में मात्र 35 बच्चे को जन्म दे सकती है। अब देखिए एक चीज और बता दूं आपको इसी फैक्ट में कि ये एग होता है और ये स्पर्म होता है। स्पर्म एक से छोटा सेल होता है और एक बड़ा होता है। तो ओवम का जो साइज होता है 0.05 का साइज होता है और स्पर्म का जो साइज ओवम का और स्पर्म का जो साइज होता है, तो स्पर्म का साइज होता है 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका होता है 0.05, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा सा हो गया। चलिए, यहां तक सारा फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत यहां पर रही नहीं होगी। अब एक जाते जाते एक पॉइंट और बता देता हूं, ठीक है। यह भी फैक्ट का ही पॉइंट समझ लो आप अपने हिसाब से कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि लड़कियों में जब उनकी उम्र 11 से 12 साल की होती है तो उनमें जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसे मेनार्की कहते हैं, ठीक है, मेनार्की। याद रखिएगा कि फीमेल में होने वाला फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मेनार्की कहलाता है, ठीक है, ठीक है, मेनार्की। अब ये कब होता है? तो सर ये होता है 11 से 12 साल की उम्र में, ठीक है, MENARCHE। इंग्लिश भी मैंने लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए, अब होता है कि सर इसका अंतिम भी तो होगा, बिल्कुल है। एक महिला हमेशा, जैसे कि पुरुष जीवन भर एक को डेवलप कर सकता है पर महिला नहीं कर सकती है, महिलाओं में नहीं होता है। उनका एज है वैसे तो पहले ज्यादा था पर अब 45 to 50 के रेंज में कहते हैं। तो 45 to
50 का जो रेंज, इसका इस समय सबसे अंतिम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको 45 से 50 के एज में जो अंतिम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, देखो मेनोपॉज मतलब पॉज करते हैं ना, पॉज, वही मेनोपॉज कहते हैं, यही याद रखिएगा। तो फर्स्ट होता है, फर्स्ट पीरियड कह लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल कह लो, उसको मेनार्की, एंड सबसे लास्ट वाला जो होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। ये 45 to 50 के एज में होता है। तो उम्मीद है ये सारा का सारा फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कर पाऊं, मैं अपने आप में बहुत ज्यादा सुधार करने का प्रयास करता हूं, आप लोगों की ही बदौलत। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे में अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें ताकि मुझे आपके पॉइंट समझ में आ सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में आपको अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।